नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पावर एकेडमी में। तो आज हम लोग कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो कि प्रश्नाभ्यास है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 को पढ़ लिया है, तो आज हम इस अध्याय का प्रश्नाभ्यास देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। नीचे 2 कॉलम दिया गया है। पहले कॉलम में लिखा गया है दीवान, शेर मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चेन्नम्मा, सिपाही, वारेन हेस्टिंग। वहीं दूसरे कॉलम में लिखा गया टीपू सुल्तान, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, सिपाही, भारत का पहला गवर्नर जनरल। यहाँ पे जनरल रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। फौजदारी अदालत और चित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आइए हम इसका सही जोड़े देखते हैं। तो दीवानी का रहेगा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, शेर मैसूर, टीपू सुल्तान, फौजदारी अदालत, रानी चेन्नम्मा, चित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व, सिपाही और वारेन हेस्टिंग का रहेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें, जिसमें का है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत रिक्त स्थान की जंग से शुरू हुई। खा है हैदर अली और टीपू सुल्तान, रिक्त स्थान दिया गया है, आगे लिखा है के शासक थे। गा है डलहौजी ने रिक्त स्थान, आगे लिखा गया है का सिद्धांत लागू किया। घा है मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के, रिक्त स्थान दिया गया है, आगे लिखा गया भाग में स्थित थी। तो हम रिक्त स्थान में भरेंगे। का में लिखेंगे हम लोग प्लासी, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। खा में लिखेंगे हम लोग मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। और गा में लिखेंगे हम लोग डलहौजी ने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में स्थित थी। तो यहाँ नीचे उत्तर दिया गया है, आप देख सकते हैं। का में रहेगा प्लासी, खा में रहेगा मैसूर, गा में रहेगा विलय और घा में रहेगा दक्षिण। अगला प्रश्न है, सही या गलत बताएं, जिसमें का है मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया था। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब, जिनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, जो कि 18वीं शताब्दी में हुई थी, और 18वीं शताब्दी से ही मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ना कि मजबूत। तो यहाँ पे दिया गया है मुगल साम्राज्य 18वीं सदी से मजबूत होता गया। ये वाक्य बिल्कुल गलत है। 18वीं सदी से ही, यानी कि 18वीं सदी में औरंगजेब की मृत्यु हुई और यहीं से ही मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। तो मजबूत नहीं, बिल्कुल क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा। तो ये वाक्य गलत है। और खा देखेंगे हम लोग, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो ये वाक्य भी गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो अन्य कंपनियां थी, डच, पुर्तगाल, ये सब भी यूरोपीय कंपनियां थी। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी नहीं थी। इसके अलावा और सारी भी कंपनियां आई थी। गा है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। घा है अंग्रेज ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो ये वाक्य भी बिल्कुल गलत है। चौथा प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? इसका उत्तर होगा भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाज़ारों में ज़बरदस्त मांग थी। इसके अतिरिक्त काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी यूरोप के बाज़ारों में ऊंची कीमतों पर बेचने से बहुत लाभ होता था। इसलिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। पांचवा प्रश्न है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच विवाद के कारण, पहला, नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया। दूसरा, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की। तीसरा, नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया था। चौथा, नवाबों ने कंपनी पर टैक्स नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया। पांचवा, कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए कि नवाबों के स्थानीय अधिकारी
कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलेबंदी के विस्तार और पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। अगला प्रश्न है, 6वां दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा पहुंचा? तो दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। दूसरा, दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों को ब्रिटेन से सोना भारत लाने की आवश्यकता नहीं थी। दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों को ब्रिटेन से सोना भारत लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कंपनी को भारत में ही माल बेचकर धन कमाने की छूट मिल गई थी। तीसरा, दीवानी मिलने से अंग्रेजों की आय बढ़ी गई, जिससे कंपनी अपने सारे खर्चे और अपनी फौज के सारे खर्चे इसी आय में से पूरे कर सकती थी। चौथा, कंपनी की आय बढ़ने से कंपनी ने कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण का काम जोर शोर से शुरू कर दिया था। 7वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो इसका उत्तर होगा कि टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के कारण मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी थी। दूसरा, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। तीसरा है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। 8वां प्रश्न है, सब्सिडरी एलायंस जिसको बोलते हैं सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। तो सहायक संधि का अर्थ होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य सहायक संधि को अपनाया था। इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया कि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वादा करती थी। तो सहायक संधि की शर्तें क्या हैं, देख लेते हैं। पहला है, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा है, जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी के दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासन से छीन लिया जाएगा। तीसरा है, शासन को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासन की गतिविधियों पर नज़र रखेगा। 9वां प्रश्न है कि कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से निम्न प्रकार से भिन्न था। पहला है, भारतीय शासकों का पद पैतृक आधार पर प्रदान होने के कारण अधिकतर राजा निरंकुश होते थे। दूसरी ओर कंपनी का शासन कंपनी के द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता था। दूसरा, भारतीय शासक किसी संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं थे, जबकि कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी कंपनी के प्रति और कंपनी ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेही थी। तीसरा है, भारतीय राजाओं की न्याय प्रणाली पूर्ण रूप से राजाओं पर केंद्रित थी। राजाओं के न्याय के लिए लिखित कानून नहीं थे, राजा का आदेश ही कानून होता था, जबकि कंपनी ने न्याय के लिए विशेष अदालतें स्थापित कर रखी थी। कंपनी के जो कानून थे वो लिखित थे। अगला प्रश्न है 10वां और अंतिम प्रश्न है कि कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन करें। तो कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव। पहला, कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। दूसरा, कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया। तीसरा, कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों जैसे मस्कट तथा मैचलॉक आदि से लैस किया गया। चौथा, कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया। तो ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम अगले वीडियो में अगला अध्याय पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।